are coming to the one of the method to solve the simultaneous equation is a determinant method, which is also called Cramer's rule. हमने जो लेसन स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उस लेसन में हमने देखा कि एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशंस मींस क्या होता है, और जब उसमें टू वेरिएबल्स के बारे में डिटेल आते हैं या उसके बारे में हमें जब डील करना होता है, दैट टाइम वी वांट द टू इक्वेशंस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू अननोन वेरिएबल्स, वी वांट टू इक्वेशंस, एंड फॉर दैट पर्पस इफ such of equations are given to us, means जब आपको simultaneous linear equations in two variables दिए जाते हैं तब उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ये इससे पहले हमने 4 मेथड्स देखे वाले हैं. What are the methods जो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देख लिए हैं? तो फर्स्ट मेथड थी उसमें elimination by cancellation method, second one is a substitution method, third method is one addition and one subtraction method is there. मेथड थी फर्स्ट एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, सेकंड वन सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड जो हमने जो देखी थी वो हमारे पास से मिस हो रही थी. सो पहले वीडियोस में हमने 3 मेथड्स देखे हैं, कैंसिलेशन, सब्स्टिट्यूशन, वन एडिशन, वन सब्सट्रैक्शन, एंड उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो है ग्राफिकल मेथड जो इस क्लास में 10th क्लास में आपने स्पेशली सीखा है. पहले 2 मेथड जो है वो 9th क्लास में सीखे थे, लेकिन 10th क्लास में हमने कौन सा क्लियर किया? ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल मेथड में हमने देखा कि जो दोनों इक्वेशंस दी वाले रहते हैं, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, एंड आफ्टर ड्राइंग द ग्राफ wherever the two lines intersect each other, that intersection point is nothing but the solution of our equation. बट वो पॉइंट के बारे में क्या कंसीडरेशन होना चाहिए? वी वांट दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, उसका जो भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी सॉल्यूशन फॉर अस. ओके, ये हमने लास्ट वीडियो में ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा था. अगेन आपके स्पेशली 10th क्लास के हिसाब से यहाँ पे जो लास्ट मेथड है जो है डिटरमिनेंट मेथड, जिसको और फिर से दूसरे सिनोनिम से पूछा जाता है, बोला जाता है, दैट विल बी द क्रेमर्स रूल. व्हाई इट इज कॉल्ड द क्रेमर्स रूल? Because this Cramer's rule is derived, specially derived by Swiss mathematician Gabriel Cramer. So ये जो Gabriel Cramer है, जो Swiss mathematician है, उसने इस फॉर्मूले का डिराइव किया था. ये जो रूल है उसने एक्चुअली स्टार्ट किया था, और उसकी वजह से इस रूल को हम क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं. तो एग्जैक्टली ये डिटरमिनेंट मेथड होता क्या है? तो ये डिटरमिनेंट मेथड जो है इसके बारे में हम डायरेक्टली बाद में एंट्री करेंगे, लेकिन बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली बैकग्राउंड ऑफ इट. व्हाट इज मीन बाय दिस डिटरमिनेंट मेथड, और एग्जैक्टली डिटरमिनेंट मेथड किस तरह से किया जाता है. सो देखो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट मेथड होता है जिसमें आपको 2 वर्टिकल बार्स दिखाई देते हैं, जिसमें हम लिखते हैं A B C D. So this is a determinant. And generally the determinants are represented by the capital letters. Okay, so suppose we consider that A is equal to A, it is this determinant having 2 rows and 2 columns. Rows means horizontal and columns means vertical. Here see in the first row, see row 1. What is the row 1? Row 1 में आपको क्या दिया गया है? That is a A and B. These are the contents in a row 1. What about the row 2? Row 2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? C and D. After that, here 2 columns are there. Which are that? Column 1 and column 2. So देखो फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है? फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व करो. A C जो है फर्स्ट कॉलम में है, इसको हम कैसे लिखेंगे? A C. This is the first column. Which is the second column? B D. ये आपको सेकंड कॉलम में दिया गया. तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया, ये जो आपका डिटरमिनेंट है एक तरह का मैट्रिक्स है. तो इसमें क्या दिया गया है? 2 rows and 2 columns, and each row and each column contains 2 elements, and that's why the degree of this determinant is 2. तो क्या होना चाहिए?
जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये जो बेसिक चीजें है उसकी आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय द डिग्री? सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ईच रो एंड ईच कॉलम इज रिप्रेजेंटेड एज डिग्री। तो उसको क्या कहा जाता है? डिग्री। तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की डिग्री कितनी है? 2 है। चलो यहाँ तक तो आ गए। अब ये जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है? दिस डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट व्हिच वैल्यू? तो ये जो डिटरमिनेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली? सी हियर ए, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिटरमिनेंट में जहां पे 4 वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। AD माइनस BC ये उसकी वैल्यू होती है। क्या होती है? AD माइनस BC ये उसकी क्या है? वैल्यू है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एनी डिटरमिनेंट। We will see some of the exact examples, and by seeing the examples you understand the concept very perfectly. Okay, we will take one example. See now, example is there. Find the value of following determinants. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इस एग्जांपल में कुछ डिटरमिनेंट्स दिए हैं, उनके वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलो देखते हैं कि जो फर्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या दिया है? देखो 5 3 7 9। तो देखो यहाँ पे जो है डिटरमिनेंट दिया है जिसकी डिग्री 2 है और कैपिटल लेटर a से रिप्रेजेंट किया गया है और उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मेथड तो हमें बहुत इजीली पता है। तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 into 9, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5 into 9। सेकंड माइनस साइन देना है और उसके बाद 7 into 3, 7 into 3। तो बोलो कितना आता है? 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 माइनस 7 3 जा 21। So 5 minus 1 4 is there and 4 minus 2 2 is there. So what is the value of this determinant? 24 is there. So in this way, whatever the determinants are given, we can calculate the value of that determinant. Once again, we will see another one example for this one. Second one, okay. Just I will make here space to write some examples here. Now see this one, you have understand all these things, and I will just give some more examples to understand about the. Okay. So now we will see the second example. First example, we have seen that in the first example, which one is represented by the capital A, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, कितनी आई थी? 24 आई थी। Now we will see for the second example, but in the previous determinant there is no value is negative, but here some negatives are there, so no need to make the confusion in this. We will see that even though they are given as negative signs, then also how we can solve. Okay, so see here. While finding the answer of this determinant or value of this determinant, first we have to do the cross multiplication. So I will make here 2 brackets. In the one bracket minus 8 into 4, and in a minus in the second bracket 2 into minus 3. In this way we have to go. Okay, A B C D. So multiplication of AD is at first and multiplication of CB is at the second place, in the second bracket. So see now what is the values there? Minus 8 4s are 32, that is a minus 32 is there. Okay, after that 2 3s are minus 6 is there, but already outside the bracket there is a negative sign, so minus minus it becomes plus. Okay, so now here plus 20, how much? 2 3s are 6 is there. So when the signs are different, here 2 integers are there, one is a minus 32 and another is a 6. When the signs are different, we have to make the subtraction. So 6 minus 32, so minus 26 is there. For the second determinant, value of this determinant is minus 26. Now we will see the third example. In all the 3 examples, I have taken the different numbers at the rows and column places. Initially, all are positive. In the second one, some are negative, and this in the third one, little bit something different as a root part is there. So
सो बट नो नीड टू मेक अ कंफ्यूजन बिकॉज आप इससे भी ज्यादा टफ कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा अलग तरीके के एग्जांपल्स आने चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं. नाउ सी हियर we have to find the value of this determinant b. So in the first bracket 2 root 3 into 3 root 3, and after that minus in the second bracket 2 into 9 is there. Now see, we have to do the product in the first bracket. So first of all, outside the square root symbol, 2 into 3, that is a 6 is there, into now root 3 at the two places it will scale. तो फिर रूट 3 और रूट 3 की अगर वैल्यू हमने फाइंड आउट की दोनों का प्रोडक्ट करके, तो रूट 3 into रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, एंड रूट 9 is a 3. So that's why value of this is a 3 is there. Minus for the second bracket 2 into 9, 18 is there. So now see, 6 3s are 18, and 18 minus 18 is equal to how much? 0 is there. So for this determinant value is 0. So in this way we have seen that what is exactly means the determinant. तो determinant होता क्या है और वो determinant को किस तरह से represent किया जाता है और उस determinant की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने 3 एग्जांपल्स लेके देख लिया है. अब एग्जैक्टली देखते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट का यूज है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किस तरह से होता है. तो हमने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे, देखो डिटरमिनेंट मेथड जिसको कहा जाता है क्रेमर्स रूल, बिकॉज दैट स्विस मैथमेटिशियन डिराइव्ड दिस रूल, उन्होंने इन्वेंट किया था, इसीलिए उस रूल को नाम दिया गया है क्रेमर्स रूल. ओके, सो नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, why we are using this determinant rule or determinant method, because already we have a 4 methods, then why there is a need to use this method, क्योंकि इसमें भी कुछ फीचर्स है. What are these features and points we will see now. So see the first one, it required a lay space. Before this we have seen the 4 methods. We are taking so much space to solve the simultaneous equations, and then we are getting the value of x and y. But here it requires little bit of lay space, and because of that only we are using this method. Again, it might be happen that it is calculation less, some steps are there, that's why we are using this method. Now see the next one. In this method, the most important thing, first of all, the first step what we have to do, जब हम क्रेमर्स रूल यूज करते हैं तो उसके स्टेप्स कैसे होने चाहिए, उसका फ्लो कैसे रहना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए. जिस तरह से हमने ग्राफ में देखा था, ग्राफिकल मेथड में देखा था, फ्लो चार्ट हमने बनाया था, उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले वी हैव फाइंडेड द 4 ordered pairs. Whatever the 2 equations are given, on that basis of equations we have finded the 4 ordered pairs, and after getting the 4 ordered pairs and 4 points, तो हमने क्या किया, उन 4 points को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया था, एंड प्लॉट्स करने के बाद हमने चेक किया क्या all the 4 points are in a straight line. It means that whether they are collinear or not, और उसके बाद भी हमने लाइन ड्रॉ करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लिया था. सो उसी तरह से यहाँ पे क्या फ्लो होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, उनको जो भी इक्वेशंस दी वाले साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दैट 4 whatever the 2 equations are there in the standard form or in the general form. So what is the general form for the determinant method? See this one. This is a general form for the determinant method. If the first equation is there, convert that first equation into the general form like this one. What is the equation? a1x plus b1y is equal to c1. In this, x and y both are variables, and what about the a1 b1 c1? That are the real numbers. a1 b1 c1 are the real numbers for the first equation. Now second equation should be also in the general form, like a2x plus b2y is equal to c2. Here x and y both are variables, and a2 b2 c2 are the real numbers. So the 2 equations should be in this form. And what is the criteria, what is the situations? a1 b2 minus a2 b1, it should not be equal to 0. वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए ये हम देखने ही वाले हैं. Okay, why I am giving this all things to you,
क्योंकि अगर मैंने आपको खाली डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया होता कि आप x कोऑर्डिनेट जो है कैसे पाने वाले हैं, x कोऑर्डिनेट मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन d करना पड़ेगा, एंड y कोऑर्डिनेट्स मिलने के लिए आपको dy अपॉन d करना पड़ेगा। अगर मैंने खाली आपको फॉर्मूला लिख के दिया होता तो यहाँ से आपको कुछ भी आइडिया नहीं आता। सो व्हाट इज मीन बाय द dx, व्हाट इज मीन बाय द d, ये आपको कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए मैं आपको पूरा लेंथी बेसिस जो है सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ वी आर गेटिंग दिस dx by d। सो क्रेमर्स ने आपको दिया है कि dx by d यूज करो x फाइंड आउट करने के लिए, dy by d यूज करो y फाइंड आउट करने के लिए, बट फ्रॉम वेयर दिस dx and d came you don't know। So for that purpose we will see all his background and how it came, and उसके बाद में देखेंगे कि इसका जो यूज है हमें एप्लीकेशंस करने के लिए करना पड़ेगा। So first of all we will see how this came, x is equal to dx by d and dy by d। Yes, now we will see how this exactly formula derived। Okay, so now we have two equations। Suppose consider that for this general form I have given equation 1 and this second one is equation second। So equation 1 and equation 2 is there। Already we have seen elimination method। So in that elimination what we have done, first of all we have made one of the variable coefficient same। So here also we will try to solve the equations variables coefficient should be same। So यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। For that purpose I will use here one step। Which one is the step? See, multiply equation 1 by b2 and equation 2 by b1। तो ये परफॉर्म करने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इक्वेशन 1 को मुझे b2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करना है। सो ऑल द टर्म्स शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दैट b2 और b1। सो नाउ सी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या चेंजेस होंगे हम देखेंगे। a1 b2x, आफ्टर दैट b1 b2y इज इक्वल टू b2 c1। ये इतना आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन आफ्टर b2 फॉर द इक्वेशन 1। व्हाट विल बी हैपन विद द इक्वेशन 2 व्हेन इट मल्टीप्लाइड बाय द b1, वी विल सी नाउ। a2 b1x, आफ्टर दैट प्लस b1 b2y is equal to c2 is there, so b1 c2। ओके, ये हमें मिल गया है। अब देखो यहाँ पे जो दो इक्वेशंस मिल गए हैं, इन दो इक्वेशन में y वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम है, b1 b2 b1 b2। सो आफ्टर मेकिंग द सब्ट्रैक्शन वी कैन एलिमिनेट द वन वेरिएबल। देखो यहाँ पे b1 b2 सब्ट्रैक्शन करते समय सेकंड इक्वेशन के पूरे साइंस चेंज हो जाते हैं। So for that purpose plus is there and here minus is there, so it is get cancelled। So this is called elimination by cancellation method। तो देखो यहाँ पे क्या रह गया है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते समय यहाँ पे मैं x कॉमन निकालूंगा, a1 b2 माइनस a2 b1 और बचा क्या है यहाँ पे, उसमें से x मैंने कॉमन निकाल लिया है। और यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन किस तरह से आता है, b2 c1 माइनस b1 c2, कितना आया b1 c2। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं जब हमारी x की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू जब निकालनी है तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे b2 c1 माइनस b1 c2 डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट ब्रैकेट गोस टू द डिनोमिनेटर। जब डिवीजन में चला जाएगा कंप्लीट ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट की है। लेकिन x जो है यहाँ पे देखो b2 c1 माइनस b1 c2 जो है, इसको अगर हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। सी हियर, सो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो b2, यहाँ पे b2 b1 इज देयर, b2 b1 इज देयर एंड c1 यहाँ पे c1 एंड c2 इज देयर। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, b2 c1 का और उसके बाद
B1 और C2 का, ये है उसका डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे किस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा इसका, A1 A2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इसका A1 का मल्टीप्लिकेशन B2 के साथ, तो यहाँ पे B2 आना चाहिए और यहाँ पे B1 आना चाहिए, ये इसका डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो x की जो वैल्यू है जब हम फाइंड आउट कर रहे थे, सो मैंने यहाँ पे dx क्यों लिखा है, देखो dx अपॉन d क्यों लिखा है, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे देखा कि जो उनकी जो कोएफिशिएंट्स है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे x y एंड कांस्टेंट, सपोज आपने इस तरह से कॉलम अगर बना के लिया तो x के कोएफिशिएंट्स देखो यहाँ पे क्या है, a1 और यहाँ पे क्या है, a2 है, यहाँ पे b1 और यहाँ पे क्या है, b2 है, और कांस्टेंट यहाँ पे c1 और c2 है। तो यहाँ से ऑब्जर्व अगर आपने किया तो देखो यहाँ पे जो ऊपर जो आ रहा है, हमने dx लिखा था, तो dx किस तरह से आ रहा है, देखो यहाँ पे b2 और b1 यानी कि b2 और b1, जब आप x निकालते हो कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू जब निकालनी होती है तब x का कॉलम स्किप कर देने का है। जब आप x की वैल्यू निकालनी है, x का कॉलम स्किप करो, क्या दिया है, देखो b2 b1 यानी c2 c1, यानी कि कौन से रहेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 में खाली आपके जो कोएफिशिएंट्स किसके रहने वाले हैं, y के, और जो कांस्टेंट है वो रहेगा, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल d। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनडिफाइन हो जाएगी। ये हो गया x के लिए, इस तरह से हमारा x आ गया dx अपॉन d, एंड सिमिलरली आल्सो वी कैन राइट हियर, अगर इसी तरह से हमने अगर y की भी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की तो वो भी हमें क्या मिल जाएगी, इस तरह से dy बाय d के लिए हमें उसकी वैल्यू मिल सकती है। तो y के लिए क्या होगा, देखो डिटरमिनेंट जो है y के लिए हमें क्या मिल सकता है, a1 a2 एंड उसके बाद है c1 c2 डिवाइडेड बाय जो आया है a1 से जो है a1 b1 a2 b2, तो इस तरह से आपको dy बाय d मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है इस तरह से दो जो फॉर्मूले हमें यूज करनी है कि क्रेमर्स रूल के जो है क्या है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए dx बाय d और y की वैल्यू निकालने के लिए dy बाय d, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। सो ये दो फॉर्मूले कैसे आए हैं, इसीलिए यहाँ पे इतना सारा हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस इन द प्रैक्टिस सेट। तो ये जो फॉर्मूलेज है, ये दो जो है आपको निकालने के लिए x और y निकालने के लिए जरूरी पड़ेंगे, सो वो आप उसका यूज करके प्रैक्टिस सेट में के पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आपको समझा के दूंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट में के भी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डील करेंगे, और उसके बाद आप भी कोशिश करो एंड यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।